मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले क्रांतिक कोण के बारे में जाना कि 90 अंश का मान की कैसे n बराबर sin c सिद्ध किया, और इसके बाद हम लोगों ने प्रकाश का आंतरिक परावर्तन पढ़ा, इसके नियम पढ़े, और हम लोगों ने एक सिद्ध किया कि ANG बराबर 1/ANG, इसे हम लोग आंतरिक परावर्तन बोलते थे। दोस्तों अब आज हम लोगों का टॉपिक है रेगिस्तान में मरीचिका। वास्तव में रेगिस्तान में मरीचिका हम लोगों ने प्रयोग किया, लेकिन ध्यान वही बात आ जाती है कि हम लोग ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं गर्मियों के मौसम में, और जब पेड़ लगे होते हैं तो ऐसा लगता है, दूर पे प्रतीत होता है, विशेष रूप से महामार्गों पर जो चौड़ी सड़कें होती है, दोस्तों हम लोगों को प्रतीत होता है कि आगे पानी ऐसा भरा हुआ है, यानी पानी है, लेकिन जब हम लोग पास में निकल जाते हैं उसके, तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सी हवा होती, वायु होती है और प्रकाश किरणें होती हैं। तो ऐसा लगता है ना कि वहां पे पानी भरा है, डर लगता है, अरे पानी भरा, रुक जाओ, गाड़ी रोक दो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चों को लगता है, लेकिन जो जानते हैं उन्हें नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों का टॉपिक है रेगिस्तान में मरीचिका। वास्तव में रेगिस्तान में मरीचिका क्या? अब रेगिस्तान बात आ गई तो रेगिस्तान जहाँ पे रेत होती है, बालू होती है और खूब तेज प्रकाश होता है, पतझड़, वो वाले वन होते हैं। कौन से? कटीले वन। जैसे कि कटीले वन की बात आ गई तो जिसे बोलते हैं कटीले वन। कटीले वन जैसे कि बेर का पेड़, बेर में कांटे होते हैं, जैसे नागफनी के पेड़, वे मतलब वर्षा बहुत कम हो पाती है, मतलब मिनिमम 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिससे कि वे अपनी पत्तियों को ऐसे बना लेते हैं तिकोने टाइप के कि वर्षा का उन्हें आवरण ना हो पाए। तो इसी प्रकार ऐसे देखते हैं। जैसे कि रेगिस्तान, मतलब दोस्तों सुना होगा कि कहानी पढ़ी होगी, हिरन। हिरन पूरे रेगिस्तान में कैसे चक्कर लगाता है? वो देखता है उधर दूर पेड़ है, पेड़ देखता है कि नीचे पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वह उसके पास जाता है तो पानी नहीं होता है। फिर उसे आगे लगता है कि वहां पे जल है, तालाब है, लेकिन वहां पे जाता नहीं मिलता, इसलिए पूरे रेगिस्तान में चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक देखते हैं रेगिस्तान में मरीचिका। तो वहीं पे लिखते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका का प्रमुख कारण, सबसे पहले प्रमुख कारण लिखेंगे रेगिस्तान में मरीचिका का। दोस्तों प्रमुख कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका का प्रमुख कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले फिगर के माध्यम से देखते हैं, फिर तो यही लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक पेड़ है रेगिस्तान में, मान लो, और जब रेगिस्तान में पेड़, जो उसके नीचे रेत होगी वो अत्यधिक गर्म होगी, फिर ऊपर जाएंगे तो कम गर्म वायु होगी, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो कम गर्म। लेकिन जो आपकी अधिक गर्म, जो रेत है अधिक गर्म है, और इसके ऊपर जब जाएंगे तो कम गर्म होगी, जिससे कि कोई भी प्रकाश किरण जब सूर्य की किरण पड़ती है तो एक दो माध्यम उत्पन्न होते हैं, सघन। दो माध्यम कौन कौन से दोस्तों? मैंने बताया था, सघन और विरल माध्यम, दो माध्यम उत्पन्न होंगे। जब ये यहाँ पे सपोज किया कि मेरा प्रेक्षक खड़ा है, प्रेक्षक मतलब एक व्यक्ति खड़ा है। अब जब व्यक्ति खड़ा है, जब दिखा कि दो माध्यम उत्पन्न हो गए, जिससे कि दो माध्यम सघन और विरल उत्पन्न हो जाते हैं। जब ये व्यक्ति की आंखों में पहुंचते हैं तो इससे लगता है कि नीचे पानी भरा हो, लेकिन वास्तव में पानी नहीं भरा होता है। तो वास्तव में वही हमने लिखा है कि रेगिस्तान में मरीचिका का प्रमुख कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में रेत के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण, रेगिस्तान में जब सूर्य काफी तेज प्रकाश विद्यमान होता है, जब सूर्य काफी तेज निकला होता है तो क्या होता है, जब काफी तेज गर्मी होती है तो रेगिस्तान में अत्यधिक रेत की गर्म हो जाने के कारण उसके संपर्क की वायु भी गर्म हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो उसकी रेत गर्म है, अब ऊपर की वायु गर्म होगी, उसके संपर्क की वायु मतलब गर्म हो जाएगी पूरी वायु। तो वही लिखा हुआ है कि संपर्क की वायु भी गर्म हो जाती है, जिससे कि दो माध्यम दोस्तों, सघन और विरल माध्यम, दो माध्यम उत्पन्न हो जाते हैं, सघन और विरल माध्यम उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार पेड़ से चलने वाली प्रकाश किरणें कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती। अब व्यक्ति की आंखों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब जो मैंने वो बताया है, जो सिद्ध कराया था, कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर, मतलब सघन से विरल, विरल से सघन, सघन से विरल, ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है। जैसा कि मैंने ये दिखाया है कि ये किरण है, अब ये कोई किरण आई, फिर परावर्तित हुई, फिर परावर्तित हुई, मतलब व्यक्ति की प्रेक्षक की आंखों में पहुंचती है तो कई बार परावर्तित होती रहती है, और अंततः जब व्यक्ति की आंखों में, अब कोई किरण आई, सघन और विरल हुई, अब सिंपल सी बात, जब व्यक्ति की आंखों में जाएंगी परावर्तित होकर, तो जब वह व्यक्ति की आंखों में पहुंचती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, और अंततः जब वह व्यक्ति की आंखों में पहुंचती है तब किरणों की दिशा बदल जाती है। जब ये व्यक्ति की आंखों में पहुंची तो किरण की दिशा तुरंत चेंज हो जाती है, जिस कारण दूर स्थित जगह पर पानी नजर आता है। अब जब जगह दिशा बदल गई तो उसे लगता है कि वहां पर पानी भरा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, उसके संपर्क की वायु होती है, जो किरण आ रही है, और उसके रेत जो गर्म है, रेत अत्यधिक गर्म, क्योंकि रेत बहुत गर्म होती है। जब रेत गर्म है, और रेत का गर्म हम लोग वो बोलते हैं मकाई भूंजते हैं, तो वास्तव में रेती में तो भूंजते हैं, वो जो बालू आती है क्योंकि गर्म होती, सबसे ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए उसी का प्रयोग किया जाता है। दिशा बदल जाती है, जिस कारण व्यक्ति की दूर स्थित जगह पर पानी नजर आता है, लेकिन वास्तव में पेड़ की परछाई होती है। अब इसे दिख तो रहा है कि ये क्या है, जल भरा हुआ है, इसे लगता है कि यहाँ पे क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है दोस्तों, वाटर, लेकिन वास्तव में होता क्या है, पेड़ की परछाई, जो ये परछाई होती है, क्योंकि वायु अत्यधिक गर्म है ये वाली।
अब इसके संपर्क की वायु ये अधिक गर्म है, लेकिन इसके संपर्क की वायु अत्यधिक, और जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो कम होता हुआ चला जाता है, जिससे कि यहाँ की जो वायु जो किरणें बनती है वो इसे पानी भरा हुआ चमकीली जो होती है पानी भरा हुआ दिखाई देती है। ये काफी मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे पानी हो तो काफी अच्छा ठंडा मौसम होता है। मतलब घर की बात बताया जैसे कि पेड़ पीछे लगा हुआ है और वैसे देखिए तो ठीक ज्यादा मतलब सुनहरी किरणें लगती है, लेकिन अगर बाहर कहीं रेत है तो वहां पे अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे कि क्या होता है हमें पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। और यार ज्यादातर कहाँ होता है, मैंने लिख भी दिया है आप लोगों को, समझा पहले दिया है, लिख भी दिया है कि गर्मियों के दिनों में किसी बस या कार में चलते समय सड़क पर विशेष महामार्ग पर सड़क का दूर भाग गीला प्रतीत होता है, लेकिन वो वास्तव में गीला प्रतीत होता है, लेकिन वो गीला नहीं होता है, वो होता है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका। तो दोस्तों रेगिस्तान में मरीचिका, वही बात फिर से समझा दें कि उसके, ठीक है दोस्तों, तो वास्तव में एक बार हम समझ लेते हैं क्या है कि रेगिस्तान में मान लो एक पेड़ है, ठीक है, हम लोग ये कुछ नहीं आप सपोज कर रहे हैं, रेगिस्तान में एक पेड़ है, पेड़ में क्या हुआ कि प्रकाश मतलब विद्यमान हुआ पेड़ में, और एक व्यक्ति खड़ा है, दूर खड़ा एक प्रेक्षक है, मतलब जिसे व्यक्ति मान ले प्रेक्षक खड़ा है। अब प्रकाश की किरण आई, प्रकाश किरण आई तो दो माध्यम उत्पन्न हो गए, सघन और विरल। जब खूब तेज है तो रेंची की रेत जो है वो गर्म हो जाती है, ये जो रेत है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है, और जो अपवर्तनांक है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। अब जब प्रकाश किरण आई तो एक लंब बड़ा, लंब से मतलब दो माध्यम, कौन से माध्यम, सघन और विरल माध्यम, सघन और विरल दो माध्यम उत्पन्न हो गए। जब उत्पन्न हो गए तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है। वैसे लिखा इस प्रकार से पेड़ से चलने वाली प्रकाश किरणें कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती और अंततः जब परावर्तित होती हैं और जब अंततः परावर्तित होकर व्यक्ति की आंखों में पहुंचती हैं, तो उसे जब आंखों में पहुंचती है तो क्या होता है, दिशा बदल जाती है। तो जो किरणें होती है जब व्यक्ति की आंखों में पहुंचती है तो किरणों की दिशा चेंज हो जाती है। अब किरणों की जब दिशा बदल जाती है जिस कारण व्यक्ति को दूर खड़े व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, नीचे जल दिखाई देता है, पानी नजर आता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों पानी नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ पानी नहीं होता, क्या होता है, रेगिस्तान में मरीचिका का प्रमुख कारण होता है। वास्तव में क्या होता है, प्रकाश और वायु होता है, तो क्या जगह पर पानी नजर आता है और इससे पेड़ की परछाई भी दिखाई देती है गर्मियों के दिनों में पेड़ की परछाई दिखाई देती है। बस या कार से चलने वाली समय पर विशेष रूप से महामार्ग पर सड़क का दूर का भाग गीला प्रतीत होता है। वही बात मैंने बताई थी हिरन वाली बात कि जब हिरन पूरे उसे लगता है पानी, जैसे शेर शिकार करता है, दिखता है शेर शिकार किया तो उसे लगा खरगोश है तो भाग के गया, ऐसे पीछा करता रहता है, वैसे ही जो हिरन होता है वो पानी की। इसीलिए दोस्तों एक थोड़ा सा अच्छी बात है कि जो ऊंट होता है वो बहुत कम पानी पीता है, मतलब सुना है कि बहुत 60 दिनों में पानी पीता है, ऐसा कुछ होता है। तो वास्तव में ऐसा ही, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान में पानी कहाँ मौजूद होता है। रेगिस्तान दोस्तों अच्छी थोड़ी बात, तो खजूर जो होता है, खजूर पुर्तगाली शायद लाए थे, नहीं सुना होगा। खजूर दोस्तों जो होता है, खजूर के पेड़ ज्यादा उपलब्ध, क्योंकि वो खाने के लिए उसी प्रकार से मौजूद होता है। ये कम, इसी खजूर को बहुत कम पानी चाहिए और अच्छे से अपना पौधा विकास करता है, मतलब बहुत अच्छे से विकास करता है। रेगिस्तान में यही मरीचिका का प्रमुख कारण है कि उसे पानी दिखाई देता है। अब हम लोग देखते हैं हीरे क्यों चमकता है, वास्तव में जो हीरा है वो अत्यधिक क्यों चमकता है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन दैनिक जीवन में प्रभाव के कारण हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़ा कि क्या, रेगिस्तान में मरीचिका। तो रेगिस्तान में मरीचिका हम लोगों ने जाना कि रेगिस्तान में मरीचिका क्या। अब देखते हैं हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है क्यों, क्योंकि जो हीरा होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है क्यों। तो हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है इसलिए क्योंकि दोस्तों मैंने लिखा है अभी बोर्ड पे, पेन डाउन करती जाइए तो क्वेश्चन पूछ देता है, एक उठा देता है क्वेश्चन पेपर में कि रेगिस्तान में मरीचिका का प्रमुख कारण क्या है, या हीरा में चमकता हुआ दिखाई देता है क्यों। ज्यादा नहीं तो 3 या दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है वास्तव में, क्योंकि देगा, क्योंकि हो सकता है दिया था जब मेरे साथ मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे में आया था कि हीरा में चमकता हुआ दिखाई देता है क्यों। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि हीरा, अब बताऊं हीरा चमकते हुए दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका एक सबसे प्रमुख कारण क्या है, पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये याद रखिएगा और बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में भी आपको देगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। उसमें मैंने रेगिस्तान मरीचिका में नहीं बताया था, माफी चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो वह स्थिति जिसमें आपतन कोण का मान, वह स्थिति जिसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, वह स्थिति लिख लीजिएगा दोस्तों, मैं लिख दूं, मैं भूल गया प्रकाश का पूर्ण आंतरिक पढ़ाना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, वह स्थिति जिसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। वह स्थिति में
आपतन कोण का मान, वह स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांति कोण। अब दोस्तों क्रांति कोण आया, मैंने बताया था m/1/c इसमें एक आपतन कोण का मान कितना हो जाता है 90 अंश हो जाता है। तो वही स्थिति इसमें आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होता है बड़ा होता है, क्रांति कोण से बड़ा होता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। दोस्तों आप समझ में आ गया होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या होता है जो हीरा है, तो अब देखते हैं हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरा अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हीरा सबसे महंगा होता है। कोहिनूर हीरा नाम सुना होगा ना, कोहिनूर हीरा, नूर आ गया ना तो सबसे अच्छी बात है। तो हीरा अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा कि बताना होगा हीरा क्या है। हीरा अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध है। हर चीज फेमस होता है ना अपने में। तो जब कोई प्रकाश किरण हीरे के अंदर प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की किरण हीरे की सतह पर भिन्न भिन्न स्थितियों में टकराती है। अब दोस्तों जो प्रकाश का पुंज क्यों प्रवेश करता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कोई प्रकाश किरण तो उस समय जो क्रांति कोण का मान होता है तो बहुत ही कम हो जाता है। जब पूर्ण आंतरिक में आपतन कोण का मान बड़ा होता है तो जो क्रांति कोण का मान होता है, जब हीरे के अंदर कोई प्रवेश करती है किरण तो क्रांति कोण का मान बहुत ही कम हो जाता है। तो जब हीरे के अंदर प्रकाश किरण प्रवेश हुई, जब प्रकाश किरण प्रवेश हुई तो उसकी अब एक जगह प्रवेश हुई तो वह भिन्न भिन्न स्थितियों में टकराती है। इधर टकराई, अब ऐसा होता है, देखिए ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसे मैं साफ कर देता हूं। दोस्तों हीरा बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। कुछ इस प्रकार का होता है, देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण पहुंची तो इससे टकराई, फिर भिन्न भिन्न स्थितियों में इधर टकराई, इधर टकराई, इधर टकराई, फिर इधर टकराई, फिर इधर टकराई, तो मतलब भिन्न भिन्न स्थितियों में टकराती रहती है। अब कोई दूसरी प्रकाश किरण इधर टकराई, फिर इधर टकराई, इससे इधर टकराई, फिर इधर टकराई, फिर इधर, मतलब भिन्न भिन्न स्थितियों में कुल मिलाकर टकराती रहती है। जिससे हीरा में अब टकराई तो जब हमने देखा तो हमें बहुत ज्यादा वो दिखाई दिया, तो इसके कारण हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। बहुत ही इजी था, जैसे कि थोड़ा रेगिस्तान है, थोड़ा टिपिकल टाइप का था क्वेश्चन ना। तो लेकिन ये हीरा अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए सिंपल सी बात क्या, हीरा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण होती है वो भिन्न भिन्न प्रकाश प्रवेश करता है, तो अपने जब प्रवेश किया तो भिन्न भिन्न स्थितियों में टकराती रहती है। जब टकराती है तो जब हम देखते हैं तो हीरा में चमकता हुआ दोस्तों दिखाई देता है। तो चलो अब आगे देखते हैं, आगे का हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्रिज्म। अब प्रिज्म पहले तो चैप्टर साथ अलग था, लेकिन अब साथ में दिया प्रिज्म अपवर्तन में। तो देखते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म स्कूल में 12th में देखने को मिलेगा आपको। मेरे क्लास में क्या था, तो जब मैं पढ़ा था तो कोई उठा ले गया था स्कूल ही से, प्रिज्म पूरा गायब कर ले गया था। तो मैं आपको प्रिज्म बताता हूँ जो अपने प्रकाश के रंगों को विभक्त करता है। प्रिज्म क्या होता है, किसी कोण पर झुके हुए, एक कोण पर किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तकों के मध्य, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तकों के मध्य घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। कि वही लिखा हुआ है, नोट डाउन करते जाइएगा। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तकों के मध्य घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। देखिए चित्र बनाते हैं। किसी कोण पर मान लो ऐसा, वही सही होगा। ठीक है, किसी कोण पर, अब देखो एक कोण पर है, एक कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक, दो समतल अपवर्तकों के मध्य घिरे जो समांगी पारदर्शी माध्यम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म। ये हम लोगों का होता है ए, इसे मानते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे प्रिज्म, प्रिज्म। तो ये क्या ए बराबर वेयर क्या होता है, ए बराबर क्या है आपका दोस्तों, प्रिज्म कोण। तो दोस्तों प्रिज्म बहुत ही सरल है, क्या है कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तकों के मध्य घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। किसी कोण पर झुके हुए, याद करिएगा बहुत ही सरल लैंग्वेज है। किसी कोण पर, एक कोण है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तकों के मध्य, मतलब दो समतल अपवर्तकों के मध्य एक कोण है, उस पर झुके हुए इस कोण पर झुके हुए, इस कोण समतल अपवर्तक है। अपवर्तक वही दोस्तों हम लोगों ने बताया, अपवर्तक तो बहुत अच्छे से मतलब जानते होंगे। एक अपवर्तक के मध्य घिरे हुए दो समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अब दोस्तों अगली हेडिंग है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कैसे होता है, तो दोस्तों देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन।
आशा करते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज, बहुत ही इजी, किताबी लैंग्वेज से नहीं, अपनी लैंग्वेज से बता रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो दोस्तों लिखते हैं प्रकाश द्वारा प्रिज्म का विचलन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। पहले डायग्राम बनाते हैं तो खुद आप लोग समझ जाएंगे। तो लिखते हैं दोस्तों, पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर खुद ही आप लोग लिख लेंगे। तो डायग्राम देखते हैं। ये हम लोगों ने ये बनाया प्रिज्म, ये हम लोगों ने एक प्रिज्म बनाया। अब दोस्तों ये प्रिज्म बनाया, कोई भी किरण, मान लो कोई भी प्रकाश किरण ऐसे प्रिज्म पर आई और टकराकर ऐसे गई और पूर्णांत पर निकल गई। एक किरण ये आई और ये निकल गई। अब दोस्तों जब आई तो प्रकाश की किरण आई तो विक्षेपित होती है। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात, अब यहाँ पर आई, अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो दोस्तों जब विचलित हुई तो इसको हम थोड़ा सा इधर आई तो ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ये जब इधर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिल रही, तो ये हम लोग इसका नाम देते हैं डेल्टा, इसका नाम देते हैं हम लोग डेल्टा। तो जब ये किरण इधर आई तो एक ये इधर इधर बढ़ा देंगे और ये इधर बढ़ा देंगे, तो ये कोण हम लोगों का बना और इसे हम लोग आगे निकाल देंगे। ये समझ में आया? देखिए एक किरण आई और ये विक्षेप प्रकाश की पूर्णांत अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई। अब जब ये विचलित हो गई तो ये जब इधर से आई तो इसे हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, इधर डैश आगे बढ़ा दिया, और ये जो किरण गई थी इसे आगे बढ़ा दिया, और जो ये यहाँ से निकल रही इसे भी आगे बढ़ा के दिया, और जो ये कोण बना कहाँ पे, ये जहाँ पे कट रही है कोण बना, ये सब डेल्टा देते हैं। तो डेल्टा इसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग, विचलन कोण, विचलन कोण। अब जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है हम लोगों का, प्रिज्म कोण। ये याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन करने में लोगों को आसानी में सावधानी रहेगी कि जब डेल्टा बराबर क्या होता है, विचलन कोण, और ए बराबर क्या होता है, प्रिज्म कोण। अब दोस्तों इसका लिखते कैसे है कि इसमें क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती है। अब दोस्तों देखिएगा टेंशन वाली बात नहीं, कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से, तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से कुछ क्या हो जाती, तो अपवर्तन के पश्चात तो अपने मार्ग कुछ विचलित हो जाती है, कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की किसी घटना को, अपने प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म जब कोई तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तकों के मध्य घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म बोलते थे। अब क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। तो प्रिज्म जब कोई प्रकाश कण, मान लो एक प्रकाश कण ये प्रिज्म मेरा रखा हुआ है, अब कोई प्रकाश प्रिज्म रखा हुआ है, मान लो ये हम लोगों का ऐसा कुछ आकार का होगा, ये दोस्तों देखते हैं ये, अब जब ये मेरा आकार का कुछ प्रिज्म बना हुआ है, ये जब प्रिज्म बना हुआ है तो इसमें जब कोई प्रकाश किरण इधर से आई, जब कोई ये वहां पे बना हुआ है, तो जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो जब विचलित हो जाए तो बस इसी विचलन को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या, विचलन कोण। अब दोस्तों अगली हेडिंग पर प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब जब श्वेत वर्ण का विक्षेपण होता है तो क्या बोलते हैं, विबग्योर, सुना होगा ना, प्रकाश द्वारा श्वेत वर्ण का विक्षेपण विबग्योर। तो दोस्तों प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अभी हम लोगों ने देखा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेप, प्रकाश का विचलन। अब देखते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण में क्या बताया कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो क्या होता है, तो अपने अवयवी रंगों में, अवयवी रंग कितने होते हैं, 7 दोस्तों, अवयवी रंग 7 होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण
किसी अपने मतलब किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अब अवयवी रंग कौन होते हैं? अवयवी रंग दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर, जैसे वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया और जी से विबग्योर, जी से आपका ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया और ओ से ऑरेंज हो गया और आर से दोस्तों रेड हो गया यानी लाल। तो दोस्तों देखते हैं क्या है कि जब श्वेत प्रकाश किरण, अब एक हम लोग प्रिज्म बनाते हैं दोस्तों, जब श्वेत किरण, जब मान लीजिए श्वेत प्रकाश किरण आई और किसी प्रिज्म पर पड़ती है, लिख लेंगे श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो अपने अवयव, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो क्या होता है, वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब अवयवी रंग कौन कौन से? 7 होते हैं, तो दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों क्या है आपका पर्दा, एक हमने बना लिया। तो अब अपने अवयवी रंगों में विभक्त होती है। अब इसके अवयवी रंग कौन कौन से होते हैं? पर्दा है, अब अवयवी रंग तो दोस्तों विबग्योर, हम लोगों को ट्रिक पता है, विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर। अब विबग्योर, आर से दोस्तों रेड यानी लाल, लाल, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज यानी दोस्तों ऑरेंज आपका क्या होता है? नारंगी से बोलते हैं, नारंगी। येलो, येलो यानी दोस्तों पीला। ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। और दोस्तों ब्लू, ब्लू मतलब नीला। अब दोस्तों नीला, और जो आपका वो होता है क्या, इंडिगो, जामुनी, आई मतलब जामुनी, इंडिगो जामुनी। और दोस्तों वी वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी, बैंगनी तो होता है बैंगनी। अब दोस्तों वो सुना है कि प्रकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? उसमें 3 ये होते हैं आपके, कौन कौन से 3 होते हैं बता दूं, मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल नहीं बता दूं। एक आपका होता है वायलेट, वायलेट और इंडिगो, वायलेट की सॉरी वी आई ओ एल ई टी, वायलेट और इंडिगो, इंडिगो और दोस्तों ब्लू, ब्लू। ये 3 रंगों की ज्यादा भूमिका होती है किसमें? नीला जो दिखाई देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू। वायलेट मतलब दोस्तों, वायलेट ये मैंने बताया बैंगनी, और इंडिगो दोस्तों मैंने आपको बताया मतलब जामुनी, और ब्लू मतलब नीला। इन तीनों रंगों की ज्यादा भूमिका। अब दोस्तों जब ये होते हैं तो इनके देखते हैं कि जब कोई, अब ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो गए। 7 रंगों में विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब दोस्तों इन्हें क्यों ना देखिए कि इनकी प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, इधर हेडिंग डाल लीजिएगा, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, तरंग दैर्घ्य किसमें? एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में। तो दोस्तों जो आपका विबग्योर, जो आपका जो ये वायलेट होता है, विबग्योर से लिखते हैं, जो आपकी वायलेट होता है इसकी तरंग दैर्घ्य बेटा होती है 4000 से 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम, 4300 एंगस्ट्रॉम। जो आपका बैंगनी का होता है इसकी इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम। और जो आपका इंडिगो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 4300 से 4600 एंगस्ट्रॉम, 4300 से 4600 एंगस्ट्रॉम। अब जो वीव की कितनी होती है? बैंगनी की 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम, और आपकी जो इंडिगो यानी जामुनी इसकी होती है 4300 से 4600 एंगस्ट्रॉम। अब दोस्तों ब्लू यानी नीला, नीले की होती है 4600 से 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। अब दोस्तों किसकी? ब्लू यानी नीले की होती है 4600 से 5000 एंगस्ट्रॉम। अब दोस्तों हरे की होती है 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि देखिए बैंगनी कितनी होती है 4000 से 4300, और जो इंडिगो की होती है 4300 से 4600, और 4600 से 5000 होती है आपकी ब्लू यानी नीले की, और हरे की होती है 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। अब दोस्तों येलो की आपकी होती है 5700 एंगस्ट्रॉम से दोस्तों होती है 5700 से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, 6000 एंगस्ट्रॉम। अब जो नारंगी होती है, नारंगी यानी और ऑरेंज, जो नारंगी होता है उसका होता है 6000 से
6400 एंगस्ट्रॉम, 6000 से 6400 एंगस्ट्रॉम। और जो आपका दोस्तों रेड यानी लाल होता है 6400 से इसकी होती है, सॉरी माफ करिएगा, 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी तरंग दैर्घ्य होती है। तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य समझ में आई होगी क्या हो, तो जो रेड होता है, रेड की होती है 6400 से, यानी ऐसे हम लोग विब्योर अगर सीरियल से लिखेंगे तो नीचे से मैंने लिखा है, क्योंकि अगर सीरियल से आप लोग लिखेंगे तो लिख दीजिएगा VIBGYOR। अब इधर सब लोग लिखे, मैंने नीचे से, मुझे नीचे से पता था तो मैंने नीचे से लिख किया था तो लिख दिया। विब्योर क्या होती है 4000 से 4300, और इंडिगो की 4300 से 4600। अब ब्लू 4600 से 5000, हरा 5000 से 5700, पीला पीले की 5700 से 6000, ऑरेंज की 600 से 6400 से 7800। ये होती है आपकी तरंग दैर्घ्य होती है। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। दोस्तों अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। दोस्तों अब प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं, क्या प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो जब कोई क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कण जैसे धूल के कण, प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश की किरणें जो अपना एटमॉस्फेयर है, वातावरण में प्रकाश के कण मतलब जो धूल के कण जैसे मिट्टी के कण, बालू के कण, धुएं के कण विद्यमान रहता है, तो जब प्रकाश किरण आती है, जब वास्तव में टकराती है, एक किरण टकराई जिससे किरणें निकली, फिर टकराई, किरणें टकराती है वास्तव में, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों लिखेंगे कैसे कि जब कोई प्रकाश किरण सूक्ष्म कण जैसे मिट्टी के कण, धूल कण से टकराती है तो प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। ये जो फैल जाती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कण जैसे दोस्तों धुएं के कण, मिट्टी के कण आदि, जब प्रकाश किरण धुएं के कण जैसे मिट्टी के कण, धूल के कण हो गए, टकराती है कणों से, सूक्ष्म कणों से टकराती है, तो जब प्रकाश किरण धूल करें मिट्टी के कण टकराती है तो प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। तो प्रकाश किरणें चारों तरफ क्या होती है दोस्तों, फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। अब कैसे दोस्तों, फिगर से देखते हैं कैसे फैलती है। ये मान लो ये हमारा क्या है, सूर्य है, और ये सूर्य है, किरणें निकल रही, ठीक है दोस्तों। अब ये वायुमंडल में उपस्थित क्या है, धुएं कण, मिट्टी कण, जो ये कण है, ये एटमॉस्फेयर में हमारे कण है, धुएं के, मिट्टी के जो कण होते हैं, बालू के कण, ये है कण। अब कोई भी प्रकाश किरण मानो मेरी ये चली, ये प्रकाश किरण ये आई, अब इससे आई तो मान लो इससे टकराई तो ये फैल गई, ये तीन फैली, फिर इससे टकराई तो फिर ये तीन फैली, अब जब ये इससे टकराई तो ये फैली, अब इससे मान लो टकराई मेरी, ये धुएं कण से टकराई तो फिर ये। अब दोस्तों एक कल्पना की है कि कोई भी चीज अगर लगातार काम करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा ना कि उसे, अब कोई भी व्यक्ति है कि अगर 24 घंटे उससे मजदूरी कराते रहो, 24 घंटे बोल दो एक काम करो, अगर वो करता रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो थक जाएगा। सिंपल सी बात, हम लोग कुछ भी काम करें अगर लिखते रहे, लगातार हम लोग लिखते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि ना हम लोग थक जाएंगे। तो अब आप लोगों ने सोचा है कि जो सूर्य है क्या लगातार प्रकाश देता है, ऐसा नहीं है, लगातार सूर्य प्रकाश नहीं देता है, क्योंकि आप लोग समझिए कि अगर लगातार प्रकाश देता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा ना कि वो प्रकाश देना बंद कर देगा, यानी थक जाएगा। क्योंकि सूर्य मानते हैं कि सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं दोस्तों, सूर्य एक तारा है, वो पूरे केंद्र का एक तारा है, मतलब मुख्य बिंदु है, चंद्र। तो दोस्तों ब्रह्मांड का तो क्या होगा कि अब प्रकाश में इससे टकराई तो फिर ये चारों दिशाओं में फैली, अब फिर इससे टकराई तो फिर ये चारों दिशाओं में फैली, अब इससे टकराई तो फिर, अब केमिस्ट्री में जैसे D2O दोस्तों होता है, D2O, जो D2O हम लोगों ने बताया, शायद चर्चा नहीं की थी, D2O में भी ऐसा होता है कि तीन किरणें निकलती हैं जब छोड़ा जाता है परमाणु बम, तो तीन से टकराई जो उसमें दो D2O का प्रयोग करते हैं, दो खत्म कर देता है, फिर एक आई, फिर तीन किरणें निकलती हैं, D2O का जब प्रयोग करते हैं तो खत्म कर देता है, मतलब दो किरणों को खत्म कर देता है, एक बनाए रखता है, फिर एक से तीन निकलती, ऐसी विस्फोट होता है। तो D2O का उपयोग खत्म करने में होता है किरणों को। तो दोस्तों अब यहाँ से पता चला कि फिर इससे टकराई तो फिर ये किरणें, मतलब इसी तरह से जमीन पर, मतलब पृथ्वी पर हर जगह पर प्रकाश पहुंच जाता है। तो आशा करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आएगा। दोस्तों अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि आगे क्या प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया हो।
दोस्तों अब हम लोगों ने देखो, क्योंकि आपकी प्रूविंग जो थी वो प्रूविंग आपके चैप्टर में बची नहीं, प्रूविंग शायद कोई भी नहीं बची, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सूत्र बताता हूँ। अगर होता तो मैं प्रूविंग बताऊंगा, अगर फॉर्मूला ना समझ में तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रूविंग भी कराऊंगा। तो दोस्तों प्रिज्म के लिए, पदार्थ के अपवर्तन के लिए सूत्र कौन सा होता है दोस्तों? एन बराबर फार्मूला होता है आपका, एन बराबर अपवर्तनांक फार्मूला दोस्तों होता है एन बराबर एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। तो दोस्तों फार्मूला क्या है? एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ये आपका फार्मूला होता है। अब दोस्तों अगर आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ये प्रूविंग भी करा दूंगा, क्योंकि आप मैंने सिलेबस चेक भी किया था यूपीएमएसपी पे, यूपीएमएसपी तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो मैंने चेक भी किया था जिसमें ये प्रूविंग नहीं बता रहा, तो इसलिए मैंने प्रूविंग नहीं कराई। अगर आप लोग बताइएगा हाँ पतले प्रिज्म के लिए, पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए प्रूविंग है, तो मैं बता रहा हूँ। तो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र कौन सा होता है देखेंगे। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, अब दोस्तों ये इसे हम लोग देखते हैं, क्या ये छोटी सी प्रूविंग है तो बता दूं। तो दोस्तों हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन बराबर मेरा क्या होता है? एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ये होता है। अब जब पतले प्रिज्म के लिए है, लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, तो पतले प्रिज्म के लिए है तो दोस्तों साइन, जो आपका साइन थीटा बराबर इक्वल टू, थीटा बहुत छोटा है तो इसलिए हम लोग थीटा मान लेते हैं। जब इसे थीटा मान लेंगे तो इधर देखते हैं एन बराबर साइन, तो दोस्तों एन बराबर, अब साइन तो छोटा है इसलिए बहुत छोटी वैल्यू आती है, तो चीज अगर नहीं लिखते हैं तो एन बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान ए बाई टू, ये टू से टू दोस्तों, ये टू से आपका टू कट जाएगा। अब क्या बचा? एन बराबर ए प्लस डेल्टा अपान ए, तो दोस्तों ए गुणा करा देंगे, एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम। अब ये जो एन ए है इधर चला जाएगा माइनस में, ए बराबर डेल्टा एम, जब ए से कॉमन लेंगे तो एन माइनस वन ए बराबर डेल्टा एम। ये जो दोस्तों आपका पतले प्रिज्म के लिए सूत्र निकल के आया वो ये होता है एन माइनस वन ए बराबर डेल्टा एम। तो पतले प्रिज्म के लिए क्या क्या किया हम लोग, पता था कि एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू फार्मूला होता है। अब पतले प्रिज्म की बात आती है दोस्तों, पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला मैंने सिद्ध किया कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन बराबर मेरा सूत्र ये होता है। तो जब पतले प्रिज्म, साइन को इसलिए नहीं क्योंकि बहुत वैल्यू छोटी आती है, साइन थीटा बराबर छोटा मान होता है, इसलिए मैंने साइन को हटा दिया। एन बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, क्योंकि साइन ही तो नहीं लिखा है, बस टू से टू कट हो गया। अब ए इधर से गुणा करा मल्टीप्लाई, तो एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम। अब इधर भेजा, इधर प्लस का इधर माइनस में हो गया जाके, बराबर डेल्टा एम। अब डेल्टा एम इधर हो गया तो इससे ए हमने कॉमन ले लिया, तो एन माइनस वन ए बराबर डेल्टा एम। अब दोस्तों आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो अब दूसरा देखते हैं हम लोग दोस्तों, प्रकाश कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? बैंगनी और लाल रंग, मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण में एक दो रंग होते हैं, बैंगनी रंग और लाल रंग। बैंगनी और लाल रंग के विचलन के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंगनी और लाल रंग के विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो क्या है इसकी प्रूविंग दोस्तों, देखते हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं, थीटा बराबर होता है डेल्टा। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण में दोस्तों क्या है आपका? बैंगनी रंग, बैंगनी मतलब वी माइनस का, और लाल रंग तो आर, रेड होता है दोस्तों आर। अब एक चीज बताइए, सॉरी कैपिटल बनेगा आर। अब एक फार्मूला मैंने पतले प्रिज्म के लिए आपको शायद लिखाया था, डेल्टा एम बराबर क्या होता है? एन माइनस वन ए। ये मैंने पतले प्रिज्म के लिए भी फार्मूला सिद्ध करवाया था, आपको लोगों को याद होगा। तो दोस्तों पतले प्रिज्म के लिए करवाया था, तो इसमें देखते हैं क्या करेंगे। डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन ए होता है, तो यहाँ पे मान रखते हैं थीटा। अब थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा एन बराबर थीटा है, तो डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन ए होता है फार्मूला। तो देखते हैं थीटा बराबर एन वी माइनस एन ए। अब देखिएगा थीटा बराबर मान रखते हैं एन वी माइनस वन टू ए माइनस का, अब आर की जगह फिर वही रखेंगे एन, क्योंकि होता है बस एन की जगह हम लोग मान रखते हैं वी माइनस, ये फार्मूला होता है वन ए। अब एन आर है तो एक बार आर माइनस वन ए। अब ए से कॉमन ले लेंगे तो ए बाहर कर लेंगे, ए जब बाहर किया तो एन वी
-1। इसके बाद NV-1 जब अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस का मेरा हो जाएगा NV-1। अब ये जो NI माइनस का जो NR है, अब ये अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये कैंसिल हो गया, एक से कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या आया NV-NR इंटू ए। ये आपका फार्मूला निकल के आया बैंगनी और लाल रंग कोडिंग वर्ग विक्षेपण का। तो दोस्तों क्या किया समझिएगा कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R, क्योंकि बैंगनी रंग बैंगनी वायलेट और डेल्टा R मतलब लाल रंग के लिए बैंगनी और लाल रंग के विचलन के अंतर को हम लोग क्या अंतर को मतलब माइनस अंतर बोला तो माइनस किया। अब इसके बाद एक फार्मूला आपको पता है कि डेल्टा M बराबर N-1 A होता है। इसमें थीटा बराबर, क्योंकि इसे हम लोग थीटा से एक चीज ले लीजिए, कोणीय वर्ग विक्षेपण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं अब जब ये थीटा डेल्टा V माइनस डेल्टा R बराबर ये लिखा। अब डेल्टा V है, डेल्टा V की जगह हम लोगों ने डेल्टा M था तो डेल्टा V NV, जहाँ पर n कुछ नहीं था यहाँ पे हम लोगों ने मान रख दिए तो V माइनस N एक दिया, फिर माइनस NR-1 A। अब दोस्तों NV-1 जब इधर से गुणा कराएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 से 1 मेरा कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर NV माइनस NR A आया। तो दोस्तों ये हम लोगों का प्रूव हो गया है। अब देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। प्रकाश वर्ण विक्षेपण क्षमता, अभी हम लोगों ने पढ़ा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता में क्या होता था दोस्तों, नीले और लाल रंग के विचलन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते थे सॉरी माफ करिएगा, बोलते थे वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के विचलन के अनुपात को। दोस्तों कोणीय वर्ण विक्षेपण में क्या होता था कि कोणीय वर्ण विक्षेपण, अभी कोणीय वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग और लाल रंग होता था आपका, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के विचलन के अनुपात को, तो इसे दोस्तों प्रदर्शित हम लोग करते ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं ओमेगा से। तो इसका दोस्तों एक फार्मूला हम लोगों को निकल के आता है ओमेगा बराबर थीटा अपन, इसका फार्मूला होता है ओमेगा अपान थीटा अपान डेल्टा वाई। अब दोस्तों इसका फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं ओमेगा। अब ओमेगा थीटा बराबर लोगों ने अभी किया था, जब किया था कोणीय विक्षेपण इसमें किया था डेल्टा V माइनस डेल्टा R किया था ना हम लोगों ने, इसमें बताया था कि बैंगनी रंग और लाल रंग के लिए, तो हम लोग यहाँ पे मान रख सकते डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा वाई। ये किया दोस्तों ओमेगा बराबर। अब हम लोगों ने फार्मूला क्या निकाला था कि NV माइनस NR अपन A, NV माइनस NR अपन A निकाला था, तो N लिखेंगे कि इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं NV माइनस NR इंटू A अपान। अब जब इसे निकालेंगे देखिएगा, जब हम लोगों ने इसके लिए किया था डेल्टा V के लिए तो हम लोग करते थे NR-1 इंटू A, ये करते थे, और ये था इसके लिए, और अगर इसके लिए किया था तो NV-1 अपन इंटू A करते थे। तो इसकी जगह हम लोग डेल्टा वाई की जगह ये कर सकते हैं NY माइनस इंटू A से खत्म हो गया ना मेरा, A से कट गया, तो ओमेगा बराबर फार्मूला इसका दोस्तों निकल के आता है NV माइनस NR अपान का NY-1, ये आपका होता है फार्मूला। तो दोस्तों कोणीय वर्ण विक्षेपण में क्या था कि नीले रंग और लाल रंग के विचलन के अनुपात को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते थे, जिसका फार्मूला निकल के आता थीटा बराबर NV माइनस N1 इंटू A। और इसका जब वर्ण विक्षेपण क्षमता तो कोणीय वर्ण विक्षेपण भी आ गया, यानी सम्मिलित रूप आ गया किसका, लाल रंग और बैंगनी रंग का। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसका फार्मूला होता है W कह रहे हैं ओमेगा, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते, उसे थीटा से करते थे, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अब थीटा की जगह मैंने जो पहले किया था कोने में उसकी वैल्यू रख दी, और वैल्यू रख के पुटअप किया, सॉल्व किया, तो मेरा निकल के आया ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपॉन NY माइनस A। अब हम लोग देखते हैं कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों आकाश हमें नीला दिखाई देता है, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों। अब आया तो दोस्तों जानते हैं कि किस हम लोगों ने पढ़ा विबग्योर पढ़ा ना, वायलेट इंडिगो ये सब चीजें पढ़ी, इसकी तरंगदैर्घ्य भी देखी थी, बड़ा अच्छा सा टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब देखते हैं जैसे मरीचिका के बारे में जाना, अब देखते हैं कि लाल दिखाई देता है सूर्य क्यों। चलो दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा रेगिस्तान की मरीचिका के बारे में जाना, फिर वो जाना क्या बोलते हैं हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों। तो वैसे ही सूर्योदय प्रिज्म में है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों।
तो जैसे दोस्तों इसका कारण होता था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन ना तो नाम जानते हो कि मैंने भी बताया था कि जो उसमें कण होते हैं सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण जब सूक्ष्म कण से धुएं कण मिट्टी के कणों से टकराती है तो प्रकाश किरण चारों तरफ फैल जाते हैं, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो क्या बोला कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होती है। जब सूर्योदय होता है तो पृथ्वी से जो दूरी होती है सूर्यास्त की अधिक होती है, और सूर्यास्त की भी सूर्योदय और सूर्यास्त की दूरी बहुत अधिक होती है जिससे सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें, जो सूर्य से प्रकाश किरणें दोस्तों चलती हैं, सूर्य चलने वाली प्रकाश किरणों का लगातार प्रकीर्णन होता रहता है। दोस्तों सूर्योदय जब सूर्यास्त होता है तो उसमें क्या होता है कि जब सूर्य से दूरी बहुत अधिक होती है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय दूरी बहुत अधिक दूरी क्या होता है दोस्तों, जब सूर्योदय देखिए ये मेरा प्रेक्षक खड़ा हुआ है और ये सूर्यास्त की स्थिति, सूर्य हमारा इस समय बीच में है, तो जब सूर्य बीच में होता है तो दूरी कम होती है, लेकिन जब सूर्य अधिक दूरी पे ये सूर्यास्त की सूर्योदय की स्थिति है और ये दोस्तों सूर्यास्त की स्थिति है। अब प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा है, अब प्रकाश किरण विकिरण जो होती है वो चारों किरणें फैल रही है। जब ये हमारा प्रेक्षक खड़ा हुआ है तो ये प्रेक्षक से अधिक दूरी है सूर्योदय सूर्यास्त की स्थिति में, सूर्योदय की स्थिति में भी अधिक दूरी है, तो जिससे सभी रंग, अब जब जिससे सभी रंग फैल जाते हैं और लाल रंग जिसका प्रकीर्णन दोस्तों सबसे कम होता है। अब प्रकाश की किरणों फैली विकिरण के और प्रकाश का प्रकीर्णन जितने जितने मतलब जितने भी कण विद्यमान है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस जब उनसे टकराती है तो किरणें फैलती है, इसीलिए प्रकाश सभी जगह विद्यमान होता है। तो दोस्तों कम होता है, नहीं फैलता है, तो मतलब जो जिससे सभी रंग चारों तरफ से फैल जाते हैं, और लाल रंग जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है लाल रंग जिसका प्रकीर्णन होता है कम, अधिक, बिल्कुल नहीं, या सबसे ज्यादा, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पुटअप कर सकता है। तो आप लोगों को याद रखिएगा लाल रंग प्रकीर्णन जिससे सबसे कम होता है, नहीं फैलता, इस कारण सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति में लाल दिखाई देता है। अब बाकी रंग सब फैल जाते हैं और लाल रंग नहीं फैलता, इसके और हमें आंखों में अधिक दूरी होती है, थोड़ी दूरी हो तो हमें लाल ना दिखाई दे, और जब फैलते जब किरणें प्रकाश चली एटमॉस्फेयर में जो जितने भी ये महीन कण है टकरा, ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रेक्षक। याद रखिएगा प्रेक्षक। ऐसा जब आ जाए फिगर में, ये टिप्पणी में दोस्तों पूछा जाता है आपसे, जैसे मैंने रेगिस्तान के मरीज का जितने क्वेश्चन कराए सिर्फ टिप्पणी भी आपसे पूछ दे जाएंगे, निम्न में टिप्पणी करो, दो तीन दे दी जाएंगी, इसमें एक पे आपको टिप्पणी करनी होगी। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक होती है। अब इधर देखिए इस तरफ पूर्व की तरफ जिधर होता है प्रकीर्णन होता रहता है, जिससे सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें, सूर्य से जो प्रकाश किरणें चलती रहती हैं जिससे प्रकीर्णन होता रहता है, जिससे सभी रंग चारों तरफ फैल जाते हैं, और लाल रंग जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है वो नहीं फैलता है, इसीलिए हमें बाकी सब फैल जाते हैं, लाल रंग नहीं फैलता, इसीलिए हमें आंखों में क्या दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। बस इसी वजह से हमें सूर्योदय व सूर्यास्त की में सूर्य लाल दिखाई देता है। तो आशा करूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला टिप्पणी एक बची हुई है दोस्तों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि प्रकाश के हम लोगों ने लिख दिया है, ये हल्के को मैं आपको समझा देता हूँ, लिख इसलिए देता हूँ कि आप आसानी से पेन डाउन कर लें, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो दिखा है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सबसे मेन पॉइंट हम लोगों को क्या मिला, प्रकाश का प्रकीर्णन। आशा करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणों का वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म कण, बस सूक्ष्म देखो है तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही ना, तो प्रकाश वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर लगातार प्रकीर्णन होता रहता है, जिससे कि बैंगनी रंग, जामुनी रंग तथा नीले रंग। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था विबग्योर, देखो ग्योर, तो ये शुरुआत के तीन रंग है आपके, वायलेट, इंडिगो और दोस्तों ब्लू। ये आपका बैंगनी हो जाता है दोस्तों, ये आपका जामुनी और ये नीला, ये हो जाते हैं। तो बैंगनी रंग तथा जामुनी नीले रंग का सर्वप्रथम प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे चारों तरफ नीला रंग फैल जाता है। अब सबसे पहले क्योंकि लाल रंग होता था सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे तेज होता है, तो वातावरण बहुत जल्दी फैल जाते हैं, बाकी रंग धीरे धीरे। वही ना होता है जो होशियार होता है वो आगे निकल जाता है, तो बस यहीं पे आ गया, जो ये तीनों रंग होते हैं आगे वाले ये आगे निकल जाते हैं और पूरे वातावरण में टकरा कर फैल जाते हैं। टकरा के क्योंकि प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण टकराई, फिर इधर फैले, फिर इधर टकराए, फिर इधर फैले, जो हमें दिखाई पड़ता है वास्तव में आकाश नीला। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो ये तीन विबग्योर के जो आगे वाले तीन होते हैं, वायलेट, ब्लू और इंडिगो, ये बहुत जल्दी प्रकीर्णन होते रहते हैं, जिससे चारों तरफ नीला रंग फैल जाता है, जिस कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। दोस्तों इसका हम लोग एक एग्जाम देखते हैं बना के, ये हम लोगों ने आकाश बनाया
आकाश इसमें क्या है, हमारा सूर्य है, बादल बना है। अब ये रंग प्रकीर्णित होते रहते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, महीन कण होते हैं आपके धूल की कण, इनसे टकराया नीला रंग, ये जो प्रकाश का ये नीला विबग्योर के तीनों रंग निकल रहे हैं, ये टकराए इधर फैले इधर टकराए, फिर प्रकीर्णन हो रहा है इनका। जितनी जल्दी प्रकीर्णन होता रहता है उसे वैसे ही फैल जाते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने आज जाना, आज काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो आप लोगों के लिए भी तो अच्छा है, आप लोग देखिएगा जैसे। अब दोस्तों अगला हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा सिर्फ न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल भी एक को नहीं हुए हैं, तो न्यूमेरिकल बेसिस पूरा वीडियो न्यूमेरिकल बेसिस ही रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा कुछ क्वेश्चन पुट अप करता है, तो मैं अगले चैप्टर में एक एक वीडियो एनसीईआरटी पैटर्न पर एक एक आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, और बेसिक न्यूमेरिकल की मैं ट्रिक भी बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।